तो मैं वैसे ही क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस, ये समझ लो जितनी बारी भी मैं लिखूं ना उतनी बारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछा गया है, वो ये क्वेश्चन नंबर 12 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो 14, 15, 16, 17 इनमें से आता है। जैसे ये 12th टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चन नीचे हैं, इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा 4 या 5 नंबर जो भी वेटेज होगी उस वेटेज के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसीलिए मैं कह रही थी कि इस एक्सरसाइज में बच्चे नॉर्मली मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड वैरायटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी so that the given lines are perpendicular। यही क्वेश्चन है ना 12th? यस मैम। मैं इसको 12th का बी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइंस लिख रही हूँ, x माइनस 3/2 इक्वल टू पी वाई प्लस 1/-3 इक्वल टू z माइनस 2/4। ठीक है। z माइनस 2/4। और दूसरी लाइन दे रखी है हमें x प्लस 2/2 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें जितने भी इधर उधर दूसरी बुक्स में मिले वो सब क्वेश्चंस करने हैं। तो ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब लाइंस परपेंडिकुलर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पर वो उनका m1 इंटू डॉट m2 0 होना चाहिए। हाँ, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये कंडीशन याद कर लो। हाँ हाँ। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 c1 है a1 b1 c1 है कल पढ़ाया था, आज गोल नहीं नहीं पता है मेरे को। कल कितने सारे क्वेश्चन कराए थे, इसीलिए मैंने मतलब वो r1 वेक्टर ना। r1 वेक्टर थोड़ी होता है a1 b1 c1। m1 वेक्टर। हाँ, m वेक्टर। हाँ, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k। फ्लैश तुम बताओ। है वो ही नहीं उठा a1 b1 c1 क्या है यहाँ पर? 2 - 3 4। फिर वही गलती, कल भी यही गलती की थी फ्लैश तुमने। फॉर्म तो किया ही हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म तो किया ही। हाँ, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हाँ एक कल यही बात समझाई थी मैंने यस कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x माइनस 3/2 इक्वल टू क्या आएगा? x 5 + 1/3 हाँ डिवाइडेड -3/3 हाँ इक्वल टू z माइनस 2/4। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 2/2 इक्वल टू y माइनस 4/4। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सारे तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। हाँ हाँ वो तो मैं ये कैसे हुआ, ये क्या है? हाँ, अच्छा कुछ नहीं ऊपर ये दूसरी इक्वेशन है ना। हाँ ठीक। दिस एंड दिस। ठीक है।
तो अब इसको भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पी जेड प्लस 5/2, तो इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस z प्लस 5 डिवाइडेड बाय p अपॉन 2 डिवाइडेड बाय p। तो अब जो कंडीशन है, हमें इसमें जो x1 y1 z1 है उससे कुछ लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलरिटी के लिए हमारी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज वाली कंडीशन है, ठीक है। अच्छा वो m मतलब जो r1 r2 वेक्टर है उनसे हमने कुछ नहीं करना है, हमें हाँ सिर्फ ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये यहाँ पे हमारा जो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब a1 a2 क्या बनेगा, हाँ a1 a2 क्या बना, a1 a2 बन जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, हाँ, प्लस b1 b2 -3p इंटू 4 -3 अपॉन p है, -3 अपॉन p इंटू 4 -12 अपॉन p हो गया। हाँ हाँ अरे और ये क्या बना, 8 अपॉन p। हाँ 8 अपॉन p हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। यस। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 4p -12 प्लस 8 अपॉन p इक्वल टू 0। तो ये तो इधर 0 में मर्ज हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया, 4p -12 प्लस 8 कितना हुआ, हाँ -12 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 4। p is equals to 1। तो दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो गया। मुश्किल है क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं है ना। हाँ तो अब जरा 12th क्वेश्चन करो अपने आप तुम दोनों, और मुझे आंसर बताओ, सॉल्व करो अपने आप बुक का। हाँ, पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रही है बताओ। 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में करो ना। मतलब x -1 डिवाइडेड बाय -3। देखो ये छोटी सी गलती अगर हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना बेटे, समझ में आ रही है। जब यहाँ पुट करोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना। हाँ आगे, और फिर y -14 अपॉन में मतलब वो हो गया तो 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2p डिवाइडेड बाय 7। अच्छा ये नीचे p आ सकता है मतलब, जो दे रखा है दे रखा है, हाँ। इक्वल्स टू इसको क्या होगा, ये ठीक है, z-3/2, ठीक है। हाँ हाँ प्लस तुम बताओ बेटा दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। x -1 upon -3p by 7 x -1 अपॉन -3p/7 equals to y -5 upon 1 y -5/1 equals to z -6 upon -5। z -6 अपॉन -5, ठीक है। सिद्धार्थ यही आ रहा है यस तुम्हारा, मैम कुछ फर्क आ रहा है तो बोलो। नहीं एक मिनट, नहीं तो एक चेक करो क्या। अच्छा ये तो समझ नहीं आया, ये 6 - 7 ये क्या सीन है इसका मतलब। सेकंड वाली में x का कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ नहीं मैंने 7 लिखा हुआ था, सॉरी z को, हाँ कुछ नहीं सही है, ठीक है हाँ तो अब बस कंडीशन अप्लाई कर दोगे जैसे ऊपर की थी। हाँ 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 तो अप्लाई करो, क्या है, p is equals to 70 by 11। मतलब आंसर बता रहे हो, yes ma'am। p इक्वल टू 70 by 11। अच्छा सिद्धार्थ देखो तुम्हारा ये बन रहा है, नहीं अभी कर रहा हूँ। 3 2 हाँ यस मैम, बन रहा है आंसर, ठीक ठीक है। आगे चले, हाँ अच्छा अब ये करो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस
R equal to 4i minus j plus lambda times I plus 2j minus 2k, and R equal to I minus j plus 2k. Minus mu times 2i plus 4j minus 4k. ठीक है, हमें एंगल निकालना है बिटवीन दीज टू लाइंस। तो एंगल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? पहले फॉर्मूला लिखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। मैम एक बार वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसके ऊपर वाले का? 70 बाय कुछ बताया ना फ्लैश ने, 70 बाय 11। हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, यही बना? हाँ कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ हाइड नहीं करना है मेरे से। नहीं मैं रीचेक कर रहा था तो मुझे कुछ गलत लगा तो मैं दोबारा कर लिया, तो सही है, ठीक है। अच्छा, अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला होता है एंगल का? हाँ फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू m1 डॉट m2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड m1 मैग्नीट्यूड और m2 का मैग्नीट्यूड। ये सेम फॉर्मूला हमने वेक्टर्स में एंगल निकालने के लिए भी पढ़ा था, याद है ना? ठीक है, हाँ तो अब यहाँ पर मुझे m1 m2 वेक्टर चाहिए, तो m1 वेक्टर क्या है यहाँ पे? m1 वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k और m2 वेक्टर क्या है? m2 वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 4k। अब ये देखो यहाँ पर ना बाहर माइनस म्यू है, प्लस की जगह माइनस दे रखा है। ठीक है, प्लस मैम हाँ, यहाँ देख रहे हो बेटा, प्लस की जगह माइनस म्यू दे रखा है। हाँ तो ये चीज से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना, मतलब तो कुछ स्केलर है बाहर, वो कुछ भी हो, अगर 2 म्यू भी होता, मान लो 5 म्यू भी होता, तो भी हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होना, हमारा m2 यही रहेगा जो है। जैसे मैं इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं तो भी चलेगा, मतलब मैं m2 को i प्लस 2j माइनस 2k भी ले सकती हूँ यहाँ पर। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। तो वो कांस्टेंट अगर बाहर है या तुम बाहर कॉमन ले भी लेते हो तो m2 तुम्हारा जो रिमेनिंग हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो i प्लस 2j माइनस 2k भी m2 लेके कर सकते हो। मैं ज्यादा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बट ये इस अगर बाहर कुछ कांस्टेंट है तो तुमने डिस्टर्ब नहीं होना, बस मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, यस मैम। तो अब m1 डॉट m2 क्या बन जाएगा? सिद्धार्थ बोलो जल्दी जल्दी। हाँ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा 2 प्लस प्लस 8 अपॉन मैग्नीट्यूड m1। हाँ मैग्नीट्यूड m1 रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, फिर आ जाएगा रूट 4 प्लस 16 प्लस 16। अब अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है ना। अच्छा कोई हाँ, बात नहीं, पर मैं ज्यादा तुम लोग को परेशान नहीं करती हूँ, चलो तुम ऐसे ही कर लो। 16 प्लस 2 18, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का थॉट प्रोसेस है। 3 इंटू और यहाँ पर ये क्या बनेगा? 6। ठीक है, तो ये आ गया 1, तो थीटा किसके इक्वल हुआ? 0। 0। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? यस और ये तुम मुझे ओरली भी बता सकते थे। देखो a1 a2 अपॉन b1 b2 अपॉन c1 c2 क्या आ रहा है यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स में? इक्वल प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना।
तो अगर मैं A1 A2 लिखूं तो 1/2 आ गया, B1 B2 लिखूं तो 2/4 आ गया, और C1 C2 लिखूं तो -2/-4 आ गया। तो ये सब इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल है। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल है। लाइंस इन्हीं वेक्टर्स की तो पैरेलल थी ना। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि M1 इज प्रोपोर्शनल टू M2 सो द लाइंस आर पैरेलल। मतलब ये कैलकुलेशन सारी अवॉइड करी जा सकती थी। और अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो यहाँ पे इस वाला जो वेक्टर है उसको डायरेक्ट ऐसे भी देख सकता है, R = I - J + 2K। जैसे मैं कह रही थी 2 कॉमन ले लें तो -2 म्यू, तो I + 2J - K। तो प्रोपोर्शनल क्या, ये एग्जैक्टली -2K। तो ये प्रोपोर्शनल तो क्या एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी सोच सकते हो। ये ओरल क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हें इस टाइप का, ओरल मतलब मल्टीपल चॉइस में भी। तो वो वहां पे अगर प्रोपोर्शनल तुम ऑब्जर्व कर लेते शुरू में ही तो तुम डायरेक्टली कह सकते थे कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। और आगे जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कराऊंगी तो वहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है। नॉन पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग है, जो नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग है। तो ये यहाँ पे हम सबसे पहली चीज यही चेक करते हैं कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लाइंस पैरेलल है, तो हम ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है इसको अवॉइड करके डायरेक्टली हम कह सकते थे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। 0, ठीक है, और 180 डिग्री। हाँ ठीक है, तो वो तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो मैंने बताया था ना, अगर उनके बीच में एंगल थीटा होता है तो दूसरा एंगल 180 - थीटा भी होता है। तो इसलिए थीटा और 180 डिग्री या 0 डिग्री लिख दोगे तो फाइन। ठीक है, आगे चले। यस मैम। रूटीन मेथड यही है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। अब अगर मान लो हमारे पास सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन वही है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x - 2/3 = y + 3/-2 = कभी कभी एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है इस तरह से, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा देती हूँ। x + 1 = 2y - 3/3 = z - 5/2। ठीक है, में इसके बाद क्या है, सेकंड वाले के बाद, सेकंड के बाद ये कॉमा डाल के ना इसे z ठीक = 5 लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है सर। मैं समझाती हूँ इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। तो क्योंकि एंगल निकालना है तो हमें हमारे एंगल के फॉर्मूला के हिसाब से हमें m1 m2 वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो m1 m2 के लिए मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसको लिख देते हैं x - 2/3 = y + 3/-2। तो जब भी ऐसे z = 5 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है z - 5/0। ठीक है, जब z - 5/0 होगा तो अगर इसको लैम्डा लिखेंगे तो z = 5 आएगा ना। तो कभी कभी ऐसे ना लिख करके, इस फॉर्म में ना लिख करके, जो नीचे लिखी है मैंने ऐसे पेपर में लिखा हो सकता है। अगर लिखा हो तो तुम्हें z - 5/0 अपने आप बना देना। अच्छा, इसमें x + 1/2 में क्या आएगा, x + 1/1। ठीक है, जब कुछ नहीं मेंशन्ड है तो वो 1 होता है, तुम्हें पता है। अब ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, y - 3/2/3/2 y - 3/2/3/2 = z - 5/2।
ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला एंगल का cos थीटा इक्वल टू m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2 3i minus 2k 3i minus 2j माइनस 2j 2j और उसके नीचे तो 0 है तो प्लस 0 की हो जाएगा। सिद्धार्थ समझ आ गया? m1 वेक्टर, यस मैम। m2 वेक्टर क्या आएगा? 1i हम्म, 1 प्लस 3/2 प्लस मतलब 3/2j प्लस 2k। तो अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, m1 डॉट m2 कर लोगे 3 माइनस 2 इंटू 3/2 -3 हो जाएगा, yes मैम और आगे प्लस में क्या आएगा? कुछ नहीं 0 0। ठीक है ना, जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 के है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि 0 आ रहा है, तो ये करने की मैग्नीट्यूड निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 बन रहा है। ठीक है, yes मैम तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? pi cos by 2 थीटा 0, थीटा इक्वल टू pi 90। by 2 तो इसका मतलब लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया सिद्धार्थ? यस मैम। कुछ डाउट हो तो बोलो या आगे चले। नहीं, 1 मिनट में कॉपी। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो, हमें जब भी एंगल निकालना होता है हमें क्या चाहिए होता है? m1 वेक्टर और m2 वेक्टर। हाँ हाँ m1 वेक्टर किससे बनता है? लाइन की डायरेक्शन रेशियो से। हाँ। तो जो पहले वाली लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें ये दे रखी है 2 to 1। तो ये 2 to 1 से हम m1 वेक्टर लिख सकते हैं। मैम ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या कहते हैं, बाय के पहले सेकंड लाइन में लास्ट में obtained। ऑब्टेन्ड, while the other is obtained by joining the points। ओके। अब m1 वेक्टर इसकी ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? a1 b1 c1। हाँ तो m1 वेक्टर क्या होगा? हाँ, m1 वेक्टर वो होगा 2i 2j प्लस k। और दूसरी जो लाइन है, जब हम 2 पॉइंट फॉर्म वाली लाइन हमने की थी, अदर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो जो ये दूसरी लाइन लिखते हैं हम, उसकी डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं वो कैसे आती हैं? डायरेक्शन रेशियोज कैसे आती हैं? उसका वो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स में जो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं हाँ हाँ वो क्या वो होता है? x2 माइनस x1 हाँ, तो क्या बनेगा? वो बन जाएगा 7 माइनस 3 4i प्लस 1 मतलब माइनस का बनेगा ना, नहीं से बनेगा, हाँ j बनेगा, उसके बाद ये 8 हाँ 8 की। ठीक है, तो अब हम हाँ। cos थीटा लिख सकते हैं। लास्ट समझ में आ गया? yes मैम तो ये cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 आ गया 9, 9 और दूसरे में क्या आ रहा है? 16 प्लस 1 प्लस 64 81 81 आ रहा है, और ऊपर आ गया 18 3 और 80 9 81 81 कह रहे थे? yes मैम 9, तो 9 टू द 18, तो 2/3 आ गया। तो थीटा किसके इक्वल लिखेंगे? cos inverse 2/3 cos इनवर्स 2/3। सिद्धार्थ समझ में आया? ये आ रहा है तुम्हारा ये आंसर? हाँ मैम यस। हाँ यस मैम आ रहा है। अब ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये तुम अपने आप कर लेना, सिमिलर ही क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल
मतलब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पेपर में आ सकता है। इसी तरह से फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ना लिख करके वेक्टर्स भी लिख सकता है, तो भी यही करना है। बिटवीन टू लाइंस हैविंग, अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ जाए तो भी यही करना है। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 1 2 एंड √3 -1 कॉमा -√3 -1 कॉमा 4 कर लोगे? यस मैम। या तो सीधी सीधी डायरेक्शन रेशियोज ही दे रखी हैं, तो m1 m2 वेक्टर करके कर लोगे ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। पता नहीं एनसीईआरटी में ऐसा मिसलेनियस में कहीं हो तो हो, मुझे ध्यान नहीं, या सॉल्ड एग्जांपल भी हो सकता है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन। हैविंग के बाद डायरेक्शन रेशियो है ना? हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, हाँ। Find the image of the point 163 in the line x upon 1 equal to y minus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 3. Find the image of the point this in the line this. क्वेश्चन कॉपी कर लिया ऊपर वाला सिद्धार्थ? हाँ, इसका सोल्यूशन करके भेज देना मुझे, ठीक है? चलो अब ये देखो, इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। अब ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है? ये एक पॉइंट है, मान लो मैं इसको ए कह देती हूँ, 1 6 3। हमें इसकी इमेज देखनी है इस लाइन में, मतलब कि ये जो लाइन है इसको तुम समझ लो एक तरह से मिरर है, ठीक है? यस मैम। इसको एज मिरर एक्ट करोगे। अगर ये लाइन एक मिरर है तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं नीचे बनेगी। तो हमें ये जो इसकी इमेज बन रही है, मान लो मैं उसको ए डैश कह देती हूँ, तो ये जो इसकी इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मान लो इसकी इमेज है एक्स वाई जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड तो नहीं, कंफ्यूजन होगा इससे, कुछ और ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, मान लो ये इसकी इमेज है, ठीक है? जब तुम शीशे के आगे खड़े होते हो तो तुम्हारी शीशे में इमेज बनती है, हाँ यस मैम। ठीक है? तो जब शीशे में इमेज बनती है तो जितना तुम्हारा डिस्टेंस जो है और जो तुम्हारी इमेज का डिस्टेंस जो है शीशे से, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है? जो जब भी हम इमेज देखते हैं शीशे के अंदर, तो हमारा, मान लो मैं शीशे से 1 मीटर दूर खड़ी हूं तो इमेज कितनी दूर बनती है? 1 मीटर दूर। 1 मीटर दूरी बनती है ना सिद्धार्थ, पता है ये? हाँ मैं ही तो बोल रहा हूँ। हाँ यस मैम। अच्छा, तो शीशा जो है वो मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है। जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इमेज शीशे से, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है शीशे से जब प्लेन मिरर होता है तो। ठीक है पलाश? यस मैम। तो अगर मान लो ए की इमेज ए डैश है और ये हमारी लाइन एल थी, तो अगर मैं इस पॉइंट को एम कह देती हूँ यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, तो एम ए डैश का क्या हुआ? एम क्या होगा ए डैश का? ट्वाइस। नहीं, एम क्या होगा ए डैश का? एम क्या है?
M Point. पॉइंट जो है वो AA डैश पर कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, तो M इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि A का जितना डिस्टेंस M से है उतना ही A डैश का है M से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो ये है कि ये लाइन की L की ये इक्वेशन दे रखी है, तो जैसे मैं उस दिन तुम्हें समझा रही थी कि इसमें इसका हम जनरल पॉइंट लिख सकते हैं। जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं लाइन का? क्या बताया था मैंने? साइड xi plus yj plus zk। नहीं, जनरल पॉइंट xyz। XYZ कहाँ से आएगा यहाँ पर? इस लाइन से XYZ कैसे निकालना? सिद्धार्थ याद है जनरल पॉइंट की मैं बात कर रही थी कल परसों? इक्वल्स टू लैम्डा। हाँ, इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। अच्छा वो, हाँ समझ गया मैं, याद आ गया। हाँ, तो हाँ, X किसके इक्वल आएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 1, नहीं लैम्डा आएगा, सिर्फ लैम्डा, हाँ वो ऊपर चला जाएगा। Y इक्वल टू y इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। 2 लैम्डा माइनस 2। तो y लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा है, तो y किसके इक्वल आएगा? 2 लैम्डा माइनस 1 -1 इधर राइट साइड में नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाता है तुमको? ऐसे z किसके इक्वल आएगा? हाँ z इक्वल्स टू आएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये सिंपल सी तो बात है, ठीक है। तो ये XYZ जो है इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो कैसे ऑब्टेन होंगे? जब हम लैम्डा को अलग अलग वैल्यूज देते हैं, लैम्डा को 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, ऐसे, ठीक है। अब हमें ये पता नहीं है कि लैम्डा को हम क्या वैल्यू दें कि वो पॉइंट M बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब इसको हम, ये पेपर में चाहे मत लिखना, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब ये तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं लिख रही हूँ, पेपर में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें समझ आना चाहिए। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, जनरल पॉइंट लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 रिप्रेजेंट्स M। लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये M को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब M जो है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यहाँ पर आ गया, M के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। अब ये जो AA डैश है, इसमें और लाइन में और AA डैश में क्या रिलेशनशिप होता है? मिरर में, और जो मिरर होता है ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ये लाइन, और ये इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? ये इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है जिसमें हम इमेज देख रहे हैं। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम इसकी AM की डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं और L की भी डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं, ठीक है। जब AM जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? L के, या AA डैश भी लिखना चाहो लिख लो, AM इज परपेंडिकुलर टू L। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM क्या होंगी? लैम्डा -1। लैम्डा -1। सिद्धार्थ ये समझ में आ रहा है? हम दोबारा आना। देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था तुम्हें, जब ये सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन करा रही होती ना, बहुत सिस्टम से करा रही होती है तुम लोग को, ये मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें क्वेश्चन कराया था। ये देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, वन ऑफ विच हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस व्हाइल द अदर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कराया था ना? हाँ यस मैम।
तो हमने ये जो दूसरी लाइन थी इसकी ये डायरेक्शन रेशियोज तुमने अभी लिखवाई थी, वो जो 7 - 3 4 2 -1 ये लिखा था हमने हाँ यस मैम। m2 वेक्टर। तो ऐसे ही यहाँ पर जो am है, am जो है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 6 3 है और m पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो a और m दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am आ जाएंगे हमारे पास। तो यस am मैम। की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी? बताना पड़ेगा। लैम्डा -1 यस और आगे आगे लैम्डा -1 आगे जैसे x2 - x1 y2 - y1 नहीं कर रहे थे अभी हम, x2 -x1। जब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है ना, am जो है a और m से पास हो रही है, हाँ तो उसका m2 वेक्टर लिखना है एक तरह से हमने। am जो है a और m से पास हो रही है, तो इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की थी कल हमने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो वही, मतलब यहाँ वहां पे पर तो हाँ हाँ बोलो। दूसरा वाला कहाँ है, मतलब फॉर एक ये a है और एक ये m है। कहाँ है? हम इक्वेशन नहीं लिख रहे ना पूरा, हमें इक्वेशन की जरूरत ही नहीं होती। हम जब हमें एंगल निकालना होता है तो हमें तो सिर्फ m1 वेक्टर और m2 वेक्टर चाहिए होता है। अच्छा हो रहा है, मैं समझ गया। ओ अच्छा ठीक है, मैं अरे मैं ना फिगर ही नहीं वो कर रहा था। हाँ ठीक है, वो फिर हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 -6 तो 2 लैम्डा -5 बन जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन वो 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, +2 - 3। +2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होगी am की। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज जो है ऑफ l, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन l, तो लाइन l की क्या डायरेक्शन रेशियोज है, ये हमें लाइन l दे रखी है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? मैम को किसकी लाइन लाइन l की। लाइन की डायरेक्शन? हाँ ये है पाई क्या लिम्डा नहीं, इसकी डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन की 1 2 3। हाँ 1 2 3। तो अब am और l क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो am परपेंडिकुलर टू l इंप्लाइज क्या रिलेशनशिप होता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो? लाइन पर 0 आ जाता है, फिर उसका वो हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? हाँ इधर आ जाएगा लिम्डा माइनस मतलब 1 आई आई। आई की जरूरत ही नहीं है ना, a1 a2 + b1 b2 करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना वेक्टर बना बना के। अच्छा कंडीशन याद करनी है ना, वो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। हाँ इंटू 1, तो वो वही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 हाँ 2 लेंडा -5। नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। हाँ ठीक है, तो अब ये यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? तो जाएगा लिम्डा 1। एक मिनट, लास्ट तुमने कर लिया लैम्डा की वैल्यू? एक मिनट। ठीक है, तो 14 लैम्डा -14 = 0, so this implies lambda = 1। ठीक है, तो अब लैम्डा 1 आ गया तो हमारे पास m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। m पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पर? लैम्डा को 1 पुट करो। 135। 135। तो ये जो m होता है ये एक तरह से यहाँ पे अगर मैं a से परपेंडिकुलर डालती हूँ लाइन l के ऊपर, तो m इसका क्या कहलाता है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अगर क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाए ऑन द लाइन, तो भी यही सारा मेथड अब चलेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ?
यस मैम। अगर क्वेश्चन में ये इमेज ना आकर के ये पूछा जाए फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163 टू द लाइन दिस, तो तब भी यही सारा मेथड चलेगा जो अभी मैंने तुम्हें कराया। तो ये m जो होता है ये क्या कहलाता है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हमें m क्योंकि मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये m पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो आंसर में आया वो आया है 135, तो ये आ गए 135। तो अल्फा बीटा गामा आप निकाल सकते हो। ये देखो, ये तुम्हारा a है और ये a डैश है, a डैश है अल्फा बीटा गामा, और m पॉइंट जो है ये तुम्हारे पास आ गया 135, और a पॉइंट जो तुम्हें गिवन था दैट इज 163। तो कैसे निकालेंगे? जितनी डिस्टेंस m की a से होगी उतनी m से a डैश की होगी। डिस्टेंस से तो बहुत टाइम लगेगा ना। नहीं, डिस्टेंस से मतलब हाँ कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस। हाँ, कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करो ना। हाँ तो मैम, क्या आएगा हमारे पास? ऐसे नहीं कर सकते कि m के कोऑर्डिनेट्स है 135 और a के कोऑर्डिनेट्स है 163। तो अगर m a से x एक्सिस पे 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है तो ये भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। यानी कि 2 हो जाए। अल्फा प्लस 1/2 हाँ इक्वल टू 1, ऐसे करेंगे। ठीक है, यस मैम। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ऐसे नहीं होता है ये जो तुम सोच रहे हो। 6 प्लस बीटा, बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 3। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? यस मैम। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना? कोऑर्डिनेट में भी करा था, 10th में भी पढ़ा था। हाँ हाँ यस मैम। तो वहां एक्स वाई के लिए होता था, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों के लिए है। वो जुड़ जाएगा बस। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हाँ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास। यस मैम। तो अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, एंड गामा इक्वल टू 10 माइनस 3 7। तो इमेज क्या आ गई हमारे पास? इमेज 107। ठीक है, समझ आ गया ये या नहीं? नहीं समझ आया? आ गया मैम, आ गया। कुछ डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं। एक और मैं सिमिलर क्वेश्चन लिख देती हूँ, तुम अपने आप ट्राई करना, तुमसे नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point two I minus j plus 5k to the line r equal to 11I minus 2j minus 8k plus lambda times 10I minus 4j
-11 के, एक मिनट में चेक कर लूं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i minus j plus 5k to the line r equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda times 10i minus 4j minus 11k. Also find the length of perpendicular and equation of the perpendicular. कॉपी कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। मैं वो सिद्धार्थ तुमने क्वेश्चन कर लिया? वो फाइंड के बाद क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या ये वाला फाइंड? ठीक है कौन सा ठीक है, फाइंड? नहीं हो गया। कॉपी कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अब ये यहाँ पे है, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो जैसे हमने पहले मैंने कहा था ना, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आता है तो भी वही सब करना पड़ता है जो कि हम इमेज निकालने के लिए कर रहे थे। इमेज के लिए तो सिर्फ लास्ट में हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, बाकी तो सारा क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो ये जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, तो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर। तो जब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर कहीं ना कहीं मीट करेगा। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम एम पॉइंट कह देते हैं। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, एम पॉइंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पर ये एम पॉइंट निकालना है हमको। अब ये यहाँ पर वहां पर वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था, अगर तुम चाहो तो इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में नहीं करना चाहते तो कार्टेशियन में चेंज कर सकते हो। तो अगर कार्टेशियन वाली अप्रोच से करना है, कार्टेशियन से करोगे वेक्टर से करोगे? सिद्धार्थ बोलो। कार्टेशियन। कार्टेशियन मतलब ये कोऑर्डिनेट्स लिख के ऐसे। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कार्टेशियन। वेक्टर से मतलब है कि डायरेक्टली m1 डॉट m2 0 करके। कार्टेशियन से कर लो मैम। कार्टेशियन से कर ले तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए पॉइंट के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2i माइनस जे प्लस 5k, इसका पोजीशन वेक्टर है ना। हाँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2 - 1 5। 2 - 1 5। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका जनरल पॉइंट चाहिए मुझे। ये लाइन L है टू द लाइन R इक्वल टू दिस। तो लाइन का जनरल पॉइंट जो है, यहां से अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो ये वेक्टर के केस में जनरल पॉइंट कैसे आएगा? R इक्वल टू, इसको कंबाइन कर लो IJ के कोफिशिएंट्स को, तो क्या आएगा? 11 प्लस 10 लेमडा I, और यहाँ पे क्या आएगा? -2 - 4 लेमडा J, -2 - 4 लेमडा J, और ये आ रहा है -8 - 11 लेमडा के। तो जो जनरल पॉइंट है लाइन का जो जनरल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 11 + 10 लेमडा
-2 11 प्लस 10 लेमडा, क्योंकि पूरा कार्टेशियन में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कार्टेशियन पूरी लिख लो इक्वेशन, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जनरल पॉइंट हो गए लाइन एल का। जनरल पॉइंट सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हाँ मैम। या तो पूरी कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं x माइनस x1, जैसे मैंने सिखाया था तुम्हें लिखना वेक्टर से कार्टेशियन, तो वैसे भी कर सकते हो। तो 11 प्लस 10 लेमडा -2 -4 लेमडा -8 -11 लेमडा। पूरी कार्टेशियन लिखोगे तो x माइनस 11 अपॉन 10 करोगे ना, और फिर x माइनस 11 अपॉन 10 को जब इक्वल टू लेमडा करोगे तो यही बन जाएगा फिर से। तो वो तुम्हारी मर्जी है कि डायरेक्ट लिखना चाहो तो वेक्टर से ही लिख सकते हो। तो ये इसकी हमारे पास जनरल पॉइंट आ गया। अब मुझे m पॉइंट चाहिए, तो m पॉइंट के जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट फॉर सम वैल्यू ऑफ m, ये इसके यही कोऑर्डिनेट्स हम m के ले लेंगे ना, लेमडा की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए m को रिप्रेजेंट करेगा। तो am परपेंडिकुलर टू l, कर लोगे अब ये क्वेश्चन? यस मैम। जैसे ऊपर किया था बिल्कुल वैसे कर लोगे? नहीं अब फिर से पूरा कराऊं? नहीं कर लेंगे। कर लोगे? 11 प्लस 10 लेमडा कॉमा -2 -4 लेमडा कॉमा -8 -11 लेमडा। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा ये m को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे वहां पर हमने am परपेंडिकुलर टू l अप्लाई किया था यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am लिखनी है और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ l लिखनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएंगी, और l की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पर? और 10 -4 -11। हाँ गुड। तो लाइन एल की भी डायरेक्शन रेशियोज होगी, am की भी होगी, इसी तरह से यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट बना के 0 कर देंगे और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? कर लोगे ना? यस कर लोगे ना? यस मैम। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे आएगी? मान लो तुम्हें m के लेमडा की तुमने वैल्यू निकाल ली, तो फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, am की वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकलेगा? तुम्हारे पास जैसे ये यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगी, जैसे m हमारा 135 आया था, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। वो तो वेक्टर हो जाता है ना, खाली फाइनल माइनस इनिशियल, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हाँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो वो फॉर्मूला बन जाता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना? हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल करके और फिर उसके बाद जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही बनेगा ना? हाँ यस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th से 11th से में अप्लाई किया वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल करके भी कर सकते हैं, वेक्टर लिख के भी कर सकते हैं, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो am क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट फिर। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम। यस समझ आ गया? यस। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज पूछिए, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर am की इक्वेशन लिखनी हो, तो जैसे यहाँ पर m हमारा 135 आया हुआ है, तो am की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? am की कौन इक्वेशन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, am की इक्वेशन लिखने के लिए तो वो हो जाएगा, मतलब b माइनस a होता है ना, मतलब m। इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ वो तो हो जाएगा a मतलब 1i6j और 3 वो हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा लिम्डा, फिर ये हो जाएगा
lambda 2 lambda बेटा I कौन सी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूला दिए थे कल, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन लिखने के लिए? वेक्टर का वो वेक्टर आर वेक्टर वाला ना। वेक्टर से करो कार्टेशियन से करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला दिया था लाइन की इक्वेशन लिखने का? एक तो था ए कह रहा हूँ, एक था R1 वेक्टर प्लस लेमडा M वेक्टर R इक्वल टू R इक्वल्स टू और एक था R इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस लेमडा M2 माइनस M1 वेक्टर। नहीं, R1 माइनस M1 माइनस R वेक्टर, R1 वेक्टर क्या? M वेक्टर माइनस R वेक्टर, R1 वेक्टर। R वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस लेमडा टाइम्स R2 माइनस R1, ये दिया था। R1, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, R1 माइनस है क्या? R इक्वल टू, पहले तो R इक्वल टू बोलना सीखो, उसके बिना नंबर ही नहीं मिलेंगे पेपर में। हाँ, R वो तो R वेक्टर है, उसके बाद R1 वेक्टर है, फिर प्लस है, फिर लेमडा, फिर हाँ, फिर M R2 माइनस R1। हाँ, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी? इसकी कार्टेशियन फॉर्म थी x1 माइनस x2 माइनस x1 डिनोमिनेटर में आ जाता है, y2 और माइनस, न्यूमरेटर में क्या आएगा? और न्यूमरेटर में तो x माइनस x1 y माइनस y। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस, तो वही डायरेक्ट यूज कर लोगे ना कार्टेशियन। वेक्टर में क्यों जा रहे हो जब पॉइंट्स तुमने कार्टेशियन में चेंज कर दिए? तो वो तो वही ठीक है, मतलब हाँ। 163 और 135 है, यहाँ भी तो तुमने कहा कार्टेशियन से करते हैं, तो अब जब यहाँ पे तुमने कार्टेशियन में चेंज कर लिए तो फिर कार्टेशियन वाला यूज करोगे ना। ठीक है, यस हो जाएगा अब ये? हाँ, यस मैम, कर लोगे ये क्वेश्चन यस मैम। दोनों? पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, -2 and perpendicular to the line equal to y minus 7/2 equal to z minus 7/-1. Equation of the line passing through the point this and perpendicular to the line this and x/1 equal to y/2 equal to z/3. हाँ, लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इससे पास करे और लाइन जो है इसके भी परपेंडिकुलर हो और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, यस मैम, सिद्धार्थ क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास करे और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अब इसका सोल्यूशन करने के दो मेथड होते हैं। पहले तो तुम कार्टेशियन फॉर्म से समझ लो। लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का क्या फॉर्मूला था कार्टेशियन फॉर्म में?
ये था उसमें लगता है इक्वेशन ऑफ लाइन अलग passing through -1 3 -2। हाँ, क्या फॉर्मूला था? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, तो ये हो जाएगा ना, ये R1 हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में बोलो। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगा, हम्म हो जाएगा ये। अच्छा, ये हो जाएगा x माइनस x+1 हो जाएगा। तुम्हें मैं वेक्टर से ही करा दूं सिद्धार्थ? तुम्हें वेक्टर से ज्यादा आसान लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है। वेक्टर से ही करा दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसे हाँ नहीं ऐसी ऐसे थी। तुमने कहा कि ये R1 हो जाएगा। नहीं वो, हाँ मतलब ठीक नहीं, करो ऐसे करो, वेक्टर से ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, कार्टेशियन से करो, क्या आएगा? कार्टेशियन से ये हो जाएगा ये x+1 हाँ, डिवाइड बाय कुछ a होगा, हमें पता नहीं क्या है, वो दे हाँ, नहीं रखा है ना। हाँ, हो जाएगा y-3 डिवाइड बाय b इक्वल्स टू z+2 डिवाइड बाय c। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, एक्स इस वाली लाइन के। अगर हाँ, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या रिलेशनशिप होता है? वो प्रोपोर्शनेट होते हैं उनका वो। प्रोपोर्शनेट तो पैरेलल में होते हैं, परपेंडिकुलर में क्या होता है? अच्छा, वो तो फिर जीरो होता है, जीरो हाँ, सा। क्या जीरो होता है? उनका वो क्या कहते हैं, एक मिनट। हम्म क्या जीरो होता है? हाँ हाँ, जीरो वो इन दोनों का इनका क्या कहते हैं उसे, M1 M1 डॉट M, तो M1 डॉट M2 क्या बनेगा यहाँ पर? वो हो जाएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 तो प्लस 2A + 2B हाँ, और आगे 2C इक्वल्स टू 0। ऐसे ही इसके भी परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा? इसके अच्छा, इसके भी तो परपेंडिकुलर है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन दिस एंड दिस। तो वो हो जाएगा A प्लस 2B 3C प्लस 3C इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको हमने ABC के लिए सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस को। क्लास समझ में आ रहा है ये? यस मैम, यस मैम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि वैसे तो मतलब इसका तरीका ये होता है कि A/B/C/C, ये तुम लोग ने याद होगा 10th में भी इस तरह का मेथड पढ़ा था, जिसमें ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे A/ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पर B नहीं लिखो, यहाँ पर -B लिख लो। अब क्योंकि इसमें बच्चों से गलती हो जाती है, जैसे अभी मैंने भी B लिख दिया जल्दी में, तो -B होता है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे लिख लो ABC, और यहाँ पे लिख लो 2 2 -1, और यहाँ पे लिख लो 1 2 3। तो A/ निकालने के लिए जैसे डिटरमिनेंट में हम करते हैं ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट करते थे ना, तो इसको ऐसे ही समझ लो, डिटर्मिनेंट टाइप बना लो यहाँ पर। तो A/ लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो अंदर ये 4 एलिमेंट्स रह जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो A/ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 -2। समझे क्या कह रही हूँ मैं? यस मैम। ऐसे ही यहाँ पर माइनस भी करते हैं हमने डिटरमिनेंट में, वैसे ही माइनस भी लिख लो। अपॉन वहां पे इंटू करते हैं, यहाँ अपॉन करना है, तो -B/ क्या आ जाएगा? करो जैसे डिटरमिनेंट में करते हो।
हाँ माइनस बी अपॉन हो जाएगा 6 माइनस हम्म, प्लस 1 हो जाएगा और सी अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक तरह से, दैट इज a अपॉन 8 इक्वल टू, यहाँ b लिख लो यहाँ पर, अपॉन -7 माइनस नीचे ले आओ, c अपॉन 2। तो ये जो हमें क्वेश्चन जो हमें एबीसी यहाँ पर निकालने थे, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी थी तो एबीसी निकालना था। तो एबीसी जो है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इसको या तो यहाँ पर इसको इक्वल टू लेमडा लिखो और a इक्वल टू 8 लेमडा, b इक्वल टू -7 लेमडा और c इक्वल टू 2 लेमडा, ऐसे कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि एबीसी क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हैं तो 8 -7 2, ये इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यूज आ गई एबीसी की। तो इसी कोई वैल्यूज ले लेते होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लेमडा लेमडा लिखती भी हूँ, 8 लेमडा -7 लेमडा, 2 लेमडा, तो ये लेमडा कट जाएगा, जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रही थी पीछे भी ये क्वेश्चन में। तो इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हो तो वो हम काट लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल नंबर्स। तो इसको 8 -7 2, इसी को ही डायरेक्शन रेशियोज लेकर के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई x + 1 अपॉन 8 इक्वल टू, समझ में आ रहा है नहीं? यस मैम। इक्वल टू z + 2 अपॉन 2। अगर चाहो तो 8 लेमडा -7 लेमडा 2 लेमडा लिखो और फिर लेमडा काटो, तो उसकी जरूरत नहीं होती, वो तो कटना ही है। तो इसलिए सीधा 8 -7 2 ही लिख दो, जरूरत नहीं होती वो लेमडा लेमडा घुसाने की। ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे मिसलेनियस में दे भी रखा है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन को सोचने का एक तरीका और भी है। देखो, अगर ये समझ जाओगे तो और भी बढ़िया। इसको करने का तरीका क्या है कि हमें लाइन चाहिए पासिंग थ्रू -1, -3, -2, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू। किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? क्या इक्वेशंस लिखी है मैंने? x - 6 y - 7/2 क्या है? इक्वल टू z माइनस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसको सोचने का एक और आसान तरीका क्या है? परपेंडिकुलर टू, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसको सोचने का आसान तरीका क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट अगर मैं वेक्टर से कराऊं तो r इक्वल टू r1 + λm, यही होती है हमारी। यस मैम। इस पॉइंट से पास कर रहा है तो r1 वेक्टर क्या बन जाएगा? r इक्वल टू -i + 3j + 2k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन ये बनेगी। हाँ यस मैम। ठीक है। अब ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका मतलब जो m वेक्टर है, ये जो दोनों लाइंस हैं इनका m1 m2 वेक्टर लिख लो। इसका m1 वेक्टर क्या बनेगा ऊपर वाली लाइन का? उसे 2i + 2j - k। और m2 वेक्टर उसका क्या बनेगा? वो बन जाएगा i + 2j 3k। तो वेक्टर m जो है वो परपेंडिकुलर है टू m1 एंड वेक्टर m इज परपेंडिकुलर टू m2। ठीक है।
तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तुमने सारा वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा था, तो कौन सा वेक्टर जो होता है वो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है? सिद्धार्थ तुम बताओ, याद है तुम्हें कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? क्या बताया था मैंने? याद नहीं आ रहा। वेक्टर्स में दो ही तो चीजें पढ़ी है तुमने, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। ए क्रॉस बी के बारे में कुछ बताया था मैंने? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए। वो तो ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की? बी। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन किधर जाती है? क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोथ। तो ए क्रॉस बी जो होता है, अभी तुमने सुना ना, लास्ट में बताया ए क्रॉस बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाँ हाँ। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो m1 और m2 के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m वेक्टर जो है इज अलोंग, किसके अलोंग होगा? वेक्टर m किसके अलोंग होगा? m1 क्रॉस m2 के। m वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? m1 क्रॉस m2 के, क्योंकि m वेक्टर m1 के भी परपेंडिकुलर और m2 के भी परपेंडिकुलर है। तो हम ये यहाँ पर, हमें डायरेक्शन ही तो चाहिए थी ना लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो इसमें यहाँ पर हम ले सकते हैं m1 क्रॉस m2, और m1 m2 वेक्टर हमने लिखे हुए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता है? कैसे निकालते हैं m1 क्रॉस m2? कैसे निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट? आई जे के A1 A2 A2 A1 आई जे B1 के C1 2 2 -1 1 2 3। तो ये निकाल के और फिर इसको यहाँ पर ऊपर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। और अगर कार्टेशियन में आंसर पूछा जाए तो उसको कन्वर्ट कर दो लास्ट में, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच होती है क्वेश्चन करने की, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। मुश्किल है? नहीं नहीं। सिद्धार्थ क्या समझ में आया ये मेथड? यस मैम। तो या तो इस मेथड से करो या जो ऊपर मैंने दिया था उससे करो। ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये तुम्हारे मिसलेनियस में, मुझे ध्यान आ रहा है, देखिए शायद ध्यान आ रहा है शायद है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो मिसलेनियस में, पेज 499। दिख रहा है? यस मैम। Yes, 20 ma'am. 499 क्वेश्चन कौन सा? 20th ओके। 20th मार्क कर लो मिसलेनियस का, क्योंकि बाकी तो प्लेन वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लाइन का है। हाँ। 20th वाला इसको टिक कर लो कि ये तुम्हें करना है। तो ये या तो ऊपर वाले मेथड से कर सकते हो, जो ये ऊपर में मेथड दे रही थी तुम्हें अभी, इससे कर सकते हो, और या फिर ये इस मेथड से कर सकते हो एबीसी लेकर के, और या फिर सीधा इससे कर सकते हो m1 क्रॉस m2 से। कौन सा आसान है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, तो ऊपर वाले से कर लेंगे।